हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैद्युत अपघटन के बारे में बात कर रहे हैं। वैद्युत अपघटन प्रक्रम में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। जिस पात्र में यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसको कहा जाता है। इसमें होने वाली रेडॉक्स प्रक्रिया स्वतः अपरिवर्तित रहती है, यानी स्वतः यानी अपने आप होने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। अपने आप होने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी आती है विद्युत धारा से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। उस एनर्जी को सेल में प्रवाहित किया जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से इस प्रक्रिया को करते हैं, यानी एक विद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार की होती है। आइए इस पर हम बात करते हैं। तो ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक पात्र बना हुआ है। इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये दोनों, इन दोनों को हम जो है, इन दोनों को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड का। इन दोनों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। इनमें से एक को कैथोड कह रहे हैं, एक को एनोड कह रहे हैं। और ये जो हैं हमारे किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये इनको किससे जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। ये बैटरी का धन वाला हिस्सा है। तो ये जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है उस हिस्से को हम बोलते हैं एनोड, इसको बोला जाता है एनोड। और ये वाला हिस्सा जो है, अर्थात ये वाला पॉजिटिव एंड हो गया इसका, और ये वाला एंड इसका नेगेटिव एंड हो गया, और इसको कहेंगे हम कैथोड। ये कहेंगे हम, इसको कैथोड कहेंगे। इसके अंदर हमने Na और Cl जो वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य हमारा यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो NaCl किया है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर ये जो Na आयन है, ये वाले जो आयन है, इनका मूवमेंट जो है वो इस तरफ को होता है, यानी ये किसकी तरफ को चले जाएंगे, नेगेटिव की तरफ को। क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव एंड की तरफ को जाएंगे, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को जाएंगे, यानी कैथोड की तरफ को जाएंगे। ये जो Cl आयन है इसके अंदर, इनमें नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है आपके एनोड की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, एनोड की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को ही हम जो है क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, वैद्युत अपघटन। इसको हम जो है वैद्युत अपघटन कह रहे हैं, जो ये मूवमेंट हो रहा है आयनों का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इन द प्रेजेंस ऑफ हम कह सकते हैं चार्ज या आवेश की उपस्थिति में ये सब हो रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कितना आवेश इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। अब फैराडे ने इसके लिए दो नियम प्रतिपादित किए। अब हम आइए बात करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियमों के बारे में। तो आइए चलते हैं इसमें। तो इसमें फैराडे ने मुख्यतः दो नियमों का प्रतिपादन किया। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो दो नियम हैं। चलिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। इसमें दो नियमों पर चर्चा की जाएगी। प्रथम नियम, अब आइए देखते हैं कि पहला नियम जो है इसका प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जैसा हम ऊपर देख पा रहे हैं, इसमें देखते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल में यदि हम देखें तो इसमें हमको क्या लगता है कि जो Na और Cl हैं, ये दो पदार्थ हैं। ये पदार्थ जो है आपका इस पे जमा हो रहा है, यानी इस पर जो है आपका Na जमा हो रहा है, और इस पे जो है Cl जमा हो रहा है। तो ये जो पदार्थ जमा हो रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ये प्रवाहित आवेश के समानुपाती होते हैं, अर्थात जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है उतना ही ये पदार्थ यहाँ पर जमा होता है। तो आइए इसको हम किस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो यहाँ पर जो W है, ये है इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा। ये इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा होगी। Q इसमें जो है, Q बराबर इसमें आवेश होगा, और ये आवेश Q ये इक्वल होता है I और T के। I इसमें जो है विद्युत धारा है, T जो है इसमें वो है समय। और यहाँ पर हमने इसको चेंज किया तो W इक्वल टू Z आया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो Z होगा, इसको कहेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको कहा जाएगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको वैद्युत रासायनिक तुल्यांक
हम कहेंगे। आई जो है वो प्रवाहित धारा है, टी जो है इसमें समय है। तो हम इसमें लिख सकते हैं आई का मतलब है धारा यानी, और टी का मतलब है इसमें समय। जो समय इसमें लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा, सेकंड में लिया जाएगा, समय को सेकंड में लिया जाएगा। इस यदि आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो और टी हो 1 सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो हमारा W इज इक्वल टू जो Z होगा, यानी यहाँ पर आपका आई का वैल्यू हमने 1 रख दिया है, टी का वैल्यू हमने 1 रख दिया है, तो W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, Z हो जाता है। तो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक अर्थात जेड के बराबर होती है। ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, जेड की, यानी किसकी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की। ये परिभाषा भी होगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको परिभाषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि z का मात्रक क्या होगा, तो इसमें हम z का मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है, ये हमें पता है इसमें, तो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो W अपॉन आई टी हो जाएगा, यानी W का मात्रक, I का मात्रक और T का मात्रक। तो W का मात्रक हो गया ग्राम और I का मात्रक हो गया एम्पियर और T का मात्रक हो गया सेकेंड। तो इस तरह से जो इसका निकल करके आया वो आया ग्राम प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा Z का, यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो कि एक नियतांक है उसका ये मात्रक रहेगा। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान आवेश समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। जो पदार्थ जमा हो रहे होंगे उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगी। आइए इसको चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको देखते हैं। ये इसमें दो जो सेल हैं आपके पास, ये विद्युत अपघटनी सेल हैं, इनको जो है श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ा गया है। आप देख पा रहे हैं इस वाले सेल में हमने कॉपर सल्फेट एक विद्युत अपघट्य जो रखा है उसका वो है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को यहाँ पे रखा है, और इस वाले में AgNO3 को रखा गया है। ये दोनों अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं। इसमें इस तरीके से इसका विघटन हुआ तो ये जो कॉपर है वो इस पे जमा हो जाएगा, यानी हमारे पास किस पे जमा होगा, ये हमारे पास एनोड होगा इसका, ये जो है एनोड कहलाएगा क्योंकि धन है तो एनोड होगा। और ये वाला जो होगा, यानी इसमें जो ऋण है ये सब क्या है, कैथोड है। कैथोड का मतलब ऋणात्मक, कैथोड का मतलब हो जाएगा ऋण, एनोड का मतलब हो जाएगा धन। यानी जो कैथोड पर जो जमा पदार्थ है यहाँ पर ये है आपका कॉपर, और ये जो है आपका इसकी साइड को चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो Ag+ आयन है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे यानी कैथोड पर, और NO3 जो है हमारा वो इधर जाकर के चला जाएगा। इस तरीके से ये एक विद्युत अपघटन की प्रक्रिया इसके दौरान होगी। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो हम बात करेंगे, तो अगर हम इसको पहला सेल माने और इसको हम द्वितीय सेल माने, तो हमारे यहाँ पर, तो अगर मैं इस पर जो जमा पदार्थ है उसको मैं कहूँ W1 और इसको कहूँ मैं W2, तो अब यहाँ से हमारा एक डेरिवेशन बनेगा। इस डेरिवेशन को हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास होगा W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो है Q होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, W1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Z1 IT, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, W1 इक्वल टू Z1 I2। इसी तरीके से दूसरे के लिए लिखा जाए, यदि हमारे पास हम दूसरे के लिए लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा W2 इक्वल टू Z2 IT, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 का जो है भाग देने पर, अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं तो हमारे पास मिलता है हमको क्या, यहाँ पे W1 अपॉन W2 इक्वल टू, ये IT कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा Z1 अपॉन Z2। एक समीकरण हमारे पास ये भी हमारे पास, इसको आगे डिराइव कर सकते हैं हम। हमारे पास जो Z1 होगा, Z1 की वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E1 अपॉन F, और Z2 को लिखा जा सकता है E2 बटे F। जो हमारे पास E1 है, यहाँ पे जो E1 है
वो एक तुल्यांकी भार है। E1 जो है तुल्यांकी भार है, यहाँ पे E2 भी तुल्यांकी भार है दूसरे पदार्थ का। जो F है इसको बोलेंगे आप फैराडे नियतांक। F को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा फैराडे नियतांक, इसको कहेंगे फैराडे नियतांक। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखने पर हमें जो है, यदि हम इसको डिराइव करते हैं तो डिराइव करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से हमें मिलेगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू, बाकी सारे कैंसिल होंगे तो हमारे पास मिलेगा, हमारे पास E1 बटे E2। यानी W1 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, W1 हमारे पास था, यानी ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कॉपर का द्रव्यमान हो जाएगा बटे Ag का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा कॉपर का तुल्यांकी भार बटे Ag का तुल्यांकी भार। Ag का तुल्यांकी भार, इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें हम अभी बात करेंगे, कौन सा वेक्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे वो इस फॉर्मूला के जरिए हम उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। W बराबर हो गया आपका m अपॉन एन एफ इंटू आई टी। m जो है पदार्थ का अणुभार है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, f जो है फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। ये इसके जरिए हम जो है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।